बंगाल चुनाव परिणाम के बाद में अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में क्या सब ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है चाहे कार्यकर्ताओं की बात हो या फिर वो बड़े नेता जो कभी टीएमसी में थे और छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे, इसी तमाम मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मैं आपका दोस्त नरेंद्र वर्मा और आज हम बात कर रहे हैं क्या बंगाल बीजेपी में सब ठीक ठाक है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कहा जाए कि जिस तरीके से नंदीग्राम सीट से विधायक शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात की है, उसके बाद में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया है। अधिकारी ने राज्य की स्थिति के बारे में बताया कि राज्य में 40 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। राज्य में यह हिंसा खत्म होनी चाहिए। गौरतलब है कि अधिकारी ने पीएम मोदी के आवास पर उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके साथ अधिकारी ने बंगाल में हो रही हिंसक घटनाओं पर चर्चा की थी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कई जगह पर हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं। बीजेपी ने दावा किया है कि इन घटनाओं से पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। राज्य में हिंसा की यह घटनाएं चुनाव परिणाम आने के बाद से शुरू हो गई थी। राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ खुद हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और उस समय उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। बंगाल में हुई हिंसा पर ममता बनर्जी ने कहा था कि हिंसा उन इलाकों में हुई है जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। सीधा सा मामला था। लगातार बंगाल में अब बवाल मच रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायकों को सुरक्षा देने की बात हो या फिर जो लगातार बंगाल में घटनाक्रम चल रहा है। मोदी से आज शुभेंदु अधिकारी मिले, पश्चिम बंगाल के हालात की उन्होंने जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल में अभी क्या हालात बने हैं। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बताई, स्थिति बहुत भयानक है। जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से कूच बिहार पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, पुलिस अधिकारियों को डांटते हुए नजर आए थे। तो पश्चिम बंगाल में फिर से हिंसा को लेकर अब बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर बंगाल की स्थिति से अवगत कराया है। आज मुलाकात हुई, दोपहर ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में कहा जा रहा था कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खराब हो चुकी है। लगातार जिस तरीके से हिंसा हो रही है, इस हिंसा को लेकर आज उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कहा कि जिस तरीके से बंगाल में जो हालात बने हुए हैं उनको देखते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जाए। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं तमाम इस घटनाक्रम पर बात करने के लिए। नवीन मिश्रा वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, बंगाल से जुड़े हैं। फरीद खान टीएमसी नेता हैं, बंगाल से जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, नवीन जी, फरीद जी। लेकिन एक बात है नवीन जी, कहा जा रहा है कि हम आपसे भी चर्चाएं बहुत दिनों से कर रहे हैं। आपने भी बताया कि बंगाल में बड़ी हिंसा हो रही है। आज शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और मुलाकात में उन्होंने बताया है कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर राष्ट्रपति शासन तक की मांग कर डाली। क्या कहेंगे नवीन जी आप? नंद भाई, ये पिछले 2 तारीख को रिजल्ट आया पश्चिम बंगाल विधानसभा का और 2 तारीख के विधानसभा के 2 बजे के आसपास से जो घटनाएं शुरू हुई, वो घटनाएं मुख्यमंत्री जी के 32-33 शपथ समारोह का हुआ है और रिजल्ट निकले तो करीब 1 महीना 8 दिन होगा। 1 महीने 8 दिन तक भी अभी पूरे पश्चिम बंगाल में, चाहे उत्तर बंगाल ले, चाहे दक्षिण बंगाल ले, चाहे मथुरापुर ले, डायमंड हार्बर ले, हावड़ा हुगली ले, अजय आरामबाग ले, तमाम जिलों में तृणमूल कांग्रेस की जो गुंडा वाहिनी है पुलिस संरक्षण में और राज्य सरकार में, मैं आपको ये एकदम तथ्य से कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये तमाम चीजें पूरी पश्चिम बंगाल में किए जा रहे हैं। जिसमें होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी हो या कलकत्ता महानगर के पुलिस कमिश्नर हो, ये तमाम लोग पंगु बना दिए गए हैं। ये तमाम अफसर आईएएस आईपीएस भयभीत है कि इनकी पोस्टिंग में कहीं कर दिया जाए और पदलोलुपता के चक्कर, चाहे वो राज्य का डीजीपी हो, कलकत्ता का कमिश्नर हो, चाहे कोई भी डीसी हो, चाहे किसी जिले के एसपी हो, ये तमाम लोग पदलोलुपता के शिकार हो गए हैं। भारत के संविधान को ये ब्यूरोक्रेट्स भी धब्बा दिखा रहे हैं और जिस ढंग से पूरी पश्चिम बंगाल में स्थिति बनती जा रही है, लोग भयभीत हैं। आपने देखा होगा धर्मांतरण तक के लिए लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विदेशी ताकत पश्चिम बंगाल में इस राज्य सरकार से मिली हुई है और राज्य सरकार कहीं ना कहीं विदेशी ताकत के साथ मिलके, और कहीं ना कहीं तुष्टिकरण का बहुत बड़ा मामला है। ये मामला पूरी पश्चिम बंगाल में आग की तरफ फैल रही है। पिछले एक महीने 8 दिन के अंदर में 40-50 के आसपास तक भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है, किसी को फांसी पे लटका दिया गया है, बहनों की असमत लूट ली गई,
उनकी हत्या कर दी गई, अब प्रशासन चुप है। एक महिला मुख्यमंत्री किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चर्चा करने के लिए तैयार फरीद नहीं जी, है। लगातार और हिंसा इनके के तमाम- आरोप लगते रहे टीएमसी पे, और ये जिस तरीके और से हिंसा हो मैं रही है नरेंद्र भाई फरीद बता जी। दूं, नरेंद्र भाई बता दूं, और जी। राज्य के प्रथम नागरिक गवर्नर साहब, जी गवर्नर, मैं धन्यवाद देता हूं महामहिम गवर्नर को कि संविधान की रक्षा कैसे की जाती है, ये इस राज्य के गवर्नर साहब ने हिंदुस्तान के जनता 130 करोड़ जनता को ये मैसेज दिया। और जो गवर्नर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, आम नागरिकों की सुरक्षित कैसे रखे जाए उस पर चर्चा कर रहे हैं। उसमें इस राज्य के 2 सांसद, एक महुआ मित्रा और एक कल्याण बनर्जी, मतलब मैं अपने संसदीय 25 साल के पॉलिटिकल कैरियर में कल्याण बंदोपाध्याय से गलत राजनीति करने वाला और इस ढंग का पदलोलुपता का शिकार आदमी, इतना बड़ा चमचागिरी करने वाला और इतने बड़े तथ्य से तोड़ करके एक इतना बड़ा अधिवक्ता अपने आप को बोलते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को, एक इस अधिवक्ता के रूप को इस इंसान ने एक वकील को और के पेशा को इस ढंग से पश्चिम बंगाल में बदनाम किया है कि अच्छा परिवार का कोई भी आदमी कल्याण बनर्जी को देख करके अपने बच्चे को एडवोकेट बनाना नहीं चाहेगा। ये पश्चिम बंगाल का ओरिजिनल चीज आम जनता के सामने हिंदुस्तान की सारी चलिए तरह से नवीन जी जवाब ले लेते हैं। फरीद जी, अब इतनी स्थिति बिगड़ चुकी है कि प्रधानमंत्री तक जाकर शिकायत होने लगी है कि भाई स्थितियां संभालिए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो चुका है। मैं टीम से बोलूंगा शायद फरीद जी का फोन फिर से लगाएं उनकी। नवीन जी, तो क्या कहा जाए कि अब मान लीजिए राज्यपाल भी पहुंचते हैं, कूच बिहार राज्यपाल पहुंचे, राज्यपाल ने बताया कि भाई, और एक वीडियो मैंने देखा था जो वायरल वीडियो हुआ था, उस वायरल वीडियो में वो अधिकारियों को भी फटकार लगाते आए। क्या था वो, क्या राज्यपाल की भी गाड़ी रोकी थी, ऐसा भी उन्होंने कहा था? केंद्र सरकार के मंत्री आते हैं, केंद्र सरकार के सांसद आते हैं, केंद्र सरकार मानव अधिकार आयोग के साथ एसटीएससी कमीशन के लोग आते हैं, तमाम लोगों ने रिपोर्ट की। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि पूरे हिंदुस्तान के कम से कम 100 एक्स IAS IPS वाइस चांसलर, ब्यूरोक्रेट्स और इन लोगों ने राष्ट्रपति जी को लेटर दिया है, बुद्धिजीवियों ने, कि पश्चिम बंगाल की स्थिति दयनीय होती जा रही है और कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा दे रहा है और राष्ट्रवाद के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, कल आसाम में हो सकता है, परसों ये विद्रोह अरुणाचल में हो सकता है, मेघालय मणिपुर में हो सकता है। इसलिए पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से राज्य सरकार के नाक के नीचे ममता बंदोपाध्याय के नेतृत्व में जिस ढंग से इस राज्य के अंदर में इतना बड़ा आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो रही है, इस पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मामला कोई पश्चिम बंगाल से जुड़ा मामला नहीं है, ये भारत के राष्ट्रवाद का मामला है, भारत के संविधान का मामला है। जी, अब इतनी स्थितियां भयावह हो गई हैं कि अब प्रधानमंत्री तक शिकायत पहुंच रही है कि भाई बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को संभालिए। आप ये सोच सकते हैं कि 77 पार्टी का एमएलए, अब आप ये सोच सकते हैं कि 77 पार्टी का एमएलए और 40-45 साल के बाद इतना मजबूत ऑपोजिशन पश्चिम बंगाल में है जिसके केंद्र में सरकार हो, उस पार्टी का एक कद्दावर नेता और अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी जाकर के देश के गृह मंत्री से मिलते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं और प्रधानमंत्री से मिलकर उन्होंने गुहार लगाई है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही है। कार्यकर्ताओं को जबरन पार्टी में तो बंद करके पार्टी ज्वाइन कराए जा रहे हैं। लाखों कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल से पलायन करके दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री के शरण में है। नवीन जी जवाब ले लेते हैं, नवीन जी जवाब ले लेते हैं। फरीद जी, क्या कहेंगे आपकी इतने भयावह स्थितियां बना दी टीएमसी ने बंगाल में? अब सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ नरेंद्र जी, आपने अच्छा मुद्दा चुना है और हमारे मित्र नवीन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं जी। जो ये लोग अपनी पार्टी को तो यहाँ संभाल पा नहीं रहे हैं, इसलिए अपने वर्करों में फेस सेविंग के लिए दौड़कर प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं, कल ये राष्ट्रपति जी के पास भी जाएंगे, कल कहीं और जाएंगे। इससे पहले इन लोगों का काम जो चल रहा था वो गवर्नर जी को लेकर चल रहे थे, मगर अब गवर्नर या राज्यपाल जी वाला काम नहीं चल रहा है, तो ये दिल्ली जा रहे हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इनके किन मुद्दों पर राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाएंगे, इनसे ये हार बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही है? जब जनता ने अपना आदेश दे दिया है, जनता ने बता दिया है कि आपको हम यहाँ पर शासक दल नहीं रखना चाहते हैं, आपको बैरंग वापस लौटा दिया है, तो आप लोग ये हार को क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं? आज आपके जो एमएलए हैं, आज आपके जो एमपी हैं, वो हमारे यहाँ आने के लिए दस्तावेज दे रहे हैं, दस्तखत कर करके चिट्ठियां दे रहे हैं कि मुझे अपने पास ले लो, मुझे अपने पास ले लो। ये लोग खुद अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए अपने जो 2-4-10 जो बचे हुए इनके जो वर्कर हैं उनको ये ठीक ठाक रखने के लिए दिखाया कि नहीं बहुत जल्दी यहाँ पर राष्ट्रपति। लेकिन फरीद जी एक बात बताइए कि आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आपका कहना सीधा ये है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी छवि खराब कर रही है आपकी पार्टी की, तो आप लोग छवि क्यों नहीं सुधार रहे हैं? हिंसा को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? एक चीज, दूसरी चीज जो लगातार तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं
चाहे कोई भी बात हो। आप समझिए बंगाल की छवि देश में क्या बन रही है। आप सोच रहे हैं, आपकी पार्टी सोच रही है कि भाई हम राष्ट्रीय पार्टी बने, और कहना चाहिए एक हिसाब से ममता बनर्जी बहुत बड़ी नेता बन गई हैं। ठीक है, ममता बनर्जी ने बंगाल जीत लिया, लेकिन बंगाल के बाहर भी दुनिया है, बंगाल के बाहर भी आपकी पार्टी एक्सपेंस करने का सोच रही है। तो क्या आप भी क्या कोई इस तरीके के बयान देंगे, या जो हिंसा हो रही है उस हिंसा को लेके आपको लगता है कि आपकी पार्टी की छवि खराब हो रही है देश भर में? नरेंद्र भाई, ये हत्या इनके लिए समाजवाद है, ये हत्या इनके लिए राष्ट्रवाद है। एक मिनट नवीन जी जवाब ले लेते हैं। नवीन जी बोलने दीजिए उनको। बोलिए फरीद जी। यहाँ कोई हिंसा नहीं हो रही है, ये हिंसा को ये लोग जानबूझकर दिखा रहे हैं किस तरह हो रहा है। दरअसल मैं आपको बात ही बताना चाहता हूँ ये क्यों तरह दिखाना चाह रहे हैं। अब इनको ये डर हो गया है कि 2024 में ममता बनर्जी दिल्ली के लिए कुछ करने वाली है। उससे पहले ज्यादा बदनामी कर दी जाए पूरे देश भर में कि इनको ममता बनर्जी चैलेंज नहीं है। यहाँ सभी लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मुझे नहीं पता कि नवीन जी को कौन सी देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ये तो मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना और उत्तर प्रदेश में दक्षिण में हम देख रहे हैं। सर इन लोगों को हम लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन देख रहा है। जिस तरह से राकेश टिकैत जी भी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी ममता बनर्जी से निवेदन किया है कि आप भी दिल्ली की तरफ कुछ कीजिए, पूरा देश आपके साथ है, पूरा किसान आपके साथ है। क्योंकि टिकैत जी के आंदोलन में बंगाल की एक बच्ची जाती है, उसे रेप किया जाता है लगातार, हॉस्पिटल में मौत होती है, मुख्यमंत्री ने चर्चा भी नहीं किया उस पर। तो अब इन लोगों को ये डर हो गया है विधानसभा उस पर कुछ बोलिए, जिस बच्ची की बलात्कार थे, बंगाल की लड़की थी वो। लेकिन फरीद जी एक बात बताइए फरीद जी, आपके राज्यपाल कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, आपके यहाँ पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपके यहाँ पे दुकानें लूटी जा रही हैं, राज्यपाल को लगता है कि कानून व्यवस्था नहीं बची है, लोग पलायन कर रहे हैं, लोगों के घर जलाते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो ये कहाँ के वीडियो हैं? ये पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र की व्यवस्था को जो सीरिया और लीबिया की तरफ ले जा रहे हैं। नवीन जी जवाब देने दीजिए, वो जवाब दे रहे हैं। इसमें खाली ये बात करके 2 लाख 4 लाख चले गए हैं। इन्होंने खाली 200 लोगों की लिस्ट दी थी और 200 लोगों को उनके घर बना के रख दिया गया जी। तो ये बात तो करते हैं 200 की जी, लिख के देते हैं 200 लोग बातें करते हैं 2 लाख की। तो ये लोग सिवाय झूठ के और कुछ नहीं बोलना जानते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। ये अपने एमएलए एमपी को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। इनकी पार्टी टूट के कगार पर खड़ी हुई है। हजारों इनके वर्कर, इनके नेता हमारी पार्टी में दस्तक दे रहे हैं और रोजाना हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और माइक लगा के इलाके में घूम रहे हैं कि हमने गलत पार्टी का साथ दिया था, गलत नेताओं का साथ दिया था। वो नेता आज हमारे इनके अपने नेता इनके वर्करों का फोन नहीं उठा रहे हैं, तो वो वर्कर गुस्सा होकर अपने इलाकों में माइक लगा कर इलाके वापस आना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री के सपने दिल में देख रहे हैं कि 24 से प्रधानमंत्री बनेंगे, हत्या की राजनीति करा के, महिलाओं का अपहरण करके उसकी बलात्कार करा के आप मुख्य प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं देश में। यही तृणमूल का लोकतंत्र है। बहुत जल्द दिल्ली के लिए कुछ करने वाली है, बाकी तो देश की जनता, देश की पार्टियां फैसला करेंगी। मगर जो फैसला करना है, जिस तरह से बंगाल ने फैसला कर दिया है, लेकिन फरीद जी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। फरीद जी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे ये पूछा था कि आपके यहाँ पे फिर हिंसा कर कौन रहा है? राज्यपाल को आपत्ति है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उनका कहना है। आपके नेता प्रतिपक्ष आज खुद जाके प्रधानमंत्री से मिलते हैं, वो आपकी पार्टी में थे कभी। आपके यहाँ पे सांसद के घर में हमला हो जाता है, तो ये क्या इतने लोग मिलके सब आवंडर फैला रहे हैं क्या? आडंबर चल रहा है क्या ये सब वहाँ पे? सर, जो विपक्ष के नेता हैं हमारे जब वो 15 साल हमारी पार्टी में थे तब उनको नहीं लगा। तृणमूल का जन्म हुआ है झूठ के ऊपर राजनेता। जितने भी लोग वहां पर गए थे, इन्हें समझाया गया था कि हम हर हाल में सत्ता हथिया लेंगे। आज सत्ता इनके हाथ में नहीं आई है तो ये लोग तिलमिला रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं। आज जैसे भी हो उनसे ममता बनर्जी से सत्ता छीन लो। अरे सत्ता छीनना इतना आसान है क्या? बंगाल में इतने क्या कापुरुष लोग रहते हैं? सत्ता छीनना इतना आसान नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगाना इतना आसान नहीं है। एक बार आप लगा के तो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि देश में फिर क्या होगा, बंगाल में फिर आपको क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। समय बताएगा, समय का वेट करिए, समय बताएगा।
पूरा समय बताएगा। आप लोग शहीद खान साहब के समय बताएगा। नहीं है, हम लोग कहीं ना कहीं लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हैं, समाज में साम्प्रदायिकता फैला करके। बंगाल में ऐसे होने वाला नहीं है। बंगाल में पहले भी आपको रास्ता दिखाया है, बंगाल फिर आपको रास्ता दिखाएगा। लेकिन फरीद जी एक बात का जवाब और दीजिए, फरीद जी एक बात का जवाब दीजिए कि जिस दिन चुनाव परिणाम आया उस दिन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आग लगी थी, वो किसने लगाई थी इसकी जांच नहीं हुई। अभी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बम मिलते हैं, उसकी जांच नहीं हुई। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, चलिए मान लिया कि ये जो हो रहा है ये आप कह रहे हैं कि विपक्ष की चाल है, विपक्ष ऐसा कर रहा है, चलिए मान लिया एक मिनट के लिए, तो उनका खुलासा आप क्यों नहीं करते? कहां गई आपकी पुलिस? क्यों आपकी पुलिस नहीं जाती है कि भाई बम किसने रखे, ये पता क्यों नहीं चलता है? भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में आग लगा दी, ये पता क्यों नहीं चलता है? लोगों ने पलायन किया, इसके बारे में पता क्यों नहीं चलता है? जब ये सब चीजें सामने नहीं आएंगी तो स्वाभाविक है आपकी पार्टी की बदनामी होगी कि आप लोग सब कर रहे हैं। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में या ऑफिस के पास में जो बम मिलते हैं, इसका जवाब हमको नहीं, भारतीय पार्टी वालों को देना है। ये लोग इलेक्शन के टाइम पर अरे फरीद जी आपको नहीं तो कम से कम पुलिस तो आपकी है। एसआईटी है, एसआईटी की गठन करके जांच करवा लीजिए, हो जाएगा। अभी पुलिस कमिश्नर आपके डीसी क्या कर रहे हैं? बाकी बंगाल में ना डीसी बोर्ड है, डीसी बोर्ड पुलिस कमिश्नर कैसी बात कर रहे हैं आप? फरीद जी कैसी बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। उन्होंने तो आरोप लगा दिया कि भाई बम रखे मिले हैं। हमारे बंगाली लोगों से है, और बंगाल के लोग इस तरह की हिंसा पसंद नहीं करते, ना किसी को करने की इजाजत देंगे। तभी तो इस बंगाल के बंगाली लोगों के सीधापन का आप लोगों ने गलत फायदा उठाया और पश्चिम बंगाल को रण क्षेत्र बना दिया। समाजवाद की हत्या करके राष्ट्रवाद पर कुटाराघात कर रहे हैं। विदेशी ताकत कितना दिन खेलेंगे पश्चिम बंगाल में? फरीद खान साहब, फरीद खान साहब बड़े सत्य राजनीति करने वाले राजनेता, लेकिन अब प्रमोशन के लिए भी अपने प्रमोशन के लिए फरीद खान साहब अपने पद्धतों को बदल रहे हैं। पूछ लीजिए, फरीद खान साहब जमीर आपको भी माफ नहीं करेगा, आपकी जमीर भी माफ नहीं करेगा। एक नेशनल चैनल पर बैठ के 40 कार्यकर्ताओं की हत्या, 40 कार्यकर्ताओं की हत्या जो हुई उसका पाप आप पे भी लगेगा। अच्छा चलिए एक बात बताइए नवीन जी और फरीद जी, दोनों जन से मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी चलिए ठीक है, प्रदेश आप दोनों का है, आप पक्ष में है, एक सत्ता पक्ष है, दूसरा विपक्ष है, माना, तो ये कोशिश मिलके क्यों नहीं की जाती? आपने कहा भाई हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, विपक्ष करा रहा है, लेकिन विपक्ष के अपने कार्यकर्ताओं की हत्या कराएगा फरीद जी? एक चीज मैं जवाब दे दूं जी, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। एक चीज, चलिए 40 लोगों की हत्या हुई, ये तो मानते हैं आप फरीद जी? देखिए, हत्या तो हुई, हत्या में हमारे 8 कर्मी भी मारे गए। नहीं ठीक है, आपके हो या उनके हो, देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो किसका कार्यकर्ता था, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो किसका कार्यकर्ता था, लेकिन राजनीतिक हत्या इसको कहें हम, चुनाव के बाद इस तरीके की हत्याएं हुई हैं, तो कहीं ना कहीं दुर्भावना थी ना, उस चीज को लेकर दुर्भावना थी ना कि ये उस पार्टी का था, ये इस पार्टी का था, उसको लेके राजनीतिक आप समझ मैं बात कंप्लीट कर लूंगा, बात कंप्लीट कर लूंगा। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी को हो या उनकी पार्टी को, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, लेकिन फरीद जी एक बात तो कहूंगा, एक बात तो कहूंगा कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, आप समझिए बात को। अगर आप लोग इस तरह, आपकी पार्टी इस तरीके की बदनामी लेके आपको लगता है कि दिल्ली चली जाएंगी ममता बनर्जी, लेकिन एक बात आपको समझना होगा, पश्चिम बंगाल जमानत नहीं बचेगी। तकलीफ है तो इनको सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। 15 साल से कांग्रेस के राजनेता है, 15 साल की पश्चिम बंगाल के बाहर किसी जमानत नहीं बची है, एक एक करके बोलेंगे तो सबकी बात समझ में आएगी, एक एक करके बोलेंगे। फरीद जी जवाब दे रहे हैं, उनको दे दीजिए, नवीन जी आपके पास आएंगे। बात करते हैं, ये लोग सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, सिर्फ सत्ता चाहते हैं, सत्ता के बगैर इनका काम नहीं चलने वाला है। कभी ये मर्डर कराते हैं, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी क्रिश्चियन के नाम पर। ट्रेन में लोग आज चल नहीं पाते हैं, इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए। ये लोग धर्म की राजनीति कर लोगों को भड़का कर सिर्फ सत्ता चाहते हैं, ये सत्ता के सिर्फ भूखे हैं।
बंगाल बहुत शांत है और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, न यहाँ कोई मर्डर होगा, ना यहाँ कोई हिंसा होगी। नहीं, मेरी बात का जवाब नहीं दिया फरीद जी आपने। मैंने आपसे ये पूछा था कि चलिए आप इतना तो मानते ना, आपने कहा 8 आपकी पार्टी के भी लोग भी मारे गए, तो आप इतना तो मानते ना कि 48 लोगों की राजनीतिक दुष्प्रेरणा दुर्भावना के कारण हत्या हुई है, ये तो मानते ना आप? नहीं मानते हैं ना, ये लोग ताली बजाने वाले लोग हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद तृणमूल कांग्रेस के लोग अपने कार्यालय में ताली बजाते हैं। भैया नवीन जी, फरीद जी से मैं बता रहा हूँ कि जब इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन कमीशन के जरिए राज्यपाल पूरा शासन चला रहे थे, तब तक जो हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था। ये चुनाव के बाद की बात हो रही है, ये चुनाव के बाद की हत्याओं की बात कर रहे हैं। तो हम जवाब देने के लायक हैं, हम जवाब देंगे। और हमने उसके बाद से और अभी तक किसी को भी बोल दिया है, चाहे वो मेरा पार्टी कर्मी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो सीपीएम का हो, चाहे वो भाजपा का हो। अच्छा एक बात बताइए फरीद जी, नवीन जी एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, आपके पास आऊंगा। नवीन जी एक आखिरी क्वेश्चन मुझे कर लेने दीजिए। एक बात बताइए, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पे हमला होता है, जेपी नड्डा की गाड़ी पे हमला होता है, कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पे हमला होता है, टीएमसी के किसी नेता की गाड़ी पे हमला नहीं होता? देखिए हमारे यहाँ भी हमले हुए हैं, इनके कार्यकर्ताओं के जरिए हमले हुए हैं, इनके कार्यकर्ताओं किस पे हुआ? एक आध बता दीजिए जो सुर्खियां बनाओ, एक आध बता दीजिए किस पे हुआ है, किसी नेता का बता दीजिए। अरे करने वाले लोग यही है, करवाने वाले यही लोग हैं, तो क्या क्यों होगा? अपने आप ही अपनी गाड़ियां तोड़कर अपने वर्करों को भड़काओगे कि चंबल के घर में कभी डकैती हुई हो? घर में कभी डकैती होती है क्या? इलेक्शन में हत्या, रेप, आतंकवाद को समर्थन करने वाले यही लोग हैं, इनके घर में क्या चोरी होगी और इनके नेताओं पर क्या हमला होगा? प्रधानमंत्री के पास जाके बोल रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा दो, ताकि बंगाल में बैठ के लोग शासन कर रहे हैं। कभी ये लोग जाके हाईकोर्ट जा रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये लोग सत्ता के भूखे लोग हैं। अच्छा नवीन जी एक बार बताइए, कल मुकुल राय क्यों नहीं पहुंचे बैठक में? लीजिए ना, कितने लोग भागे? जवाब हमसे ले लीजिए, भाई ने बहुत बोल दिया, मैंने सुन लिया। बातें करते हैं 2 लाखों की। चलिए मुकुल राय क्यों नहीं पहुंचे कल बैठक में? मुकुल राय जी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के विधानसभा में एमएलए हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जी। उनकी पत्नी कलकत्ता के अपोलो हॉस्पिटल में अपने जान की लड़ाई लड़ रही हैं और मुकुल राय जी कल अपोलो में थे, मेरी भी मुलाकात हुई थी जी। किसी कारणवश वो नहीं थे, बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब थे। मुकुल राय जी अपनी पत्नी के इलाज में लगे हुए, इसमें नहीं आना, इसको राजनीति से जोड़ना नहीं, ये मीडिया के कुछ भाग हैं आपके जो तृणमूल कांग्रेस की इशारे पे चलती है। ये लोग पश्चिम बंगाल में इसको हवा बना दिया। अब मैं फरीद भाई की बातों का जवाब दे दूं। फरीद भाई पश्चिम बंगाल में बड़े सुलझे हुए राजनेता माने जाते हैं, लेकिन जिस ढंग से पिछले कुछ दिनों से फरीद भाई में बदलाव आया है, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनकी जमीन इनको भी नहीं माफ करेगी। कि पश्चिम बंगाल में 200 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का चुनाव से पहले हत्या होना और पिछले 2 तारीख से अभी तक कम से कम 40-45 कार्यकर्ताओं की हत्या होना, बहनों की रेप करके हत्या करना, लाखों कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल से बाहर शरण दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के शरण में लेने के बाद आज बंगाल के प्रवक्ता और बंगाल के मुख्यमंत्री और उनके राजनेता इतने सुख से ये बात करें कि बंगाल में कुछ नहीं हुआ, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं निंदा का विषय नहीं है। कि पश्चिम बंगाल में कभी नूरुल इस्लाम, स्वयं विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जैसे जो महर्षि थे, उनके राज्य को बदनाम करने की कितनी बड़ी कड़ी है, सब नहीं है। लेकिन नवीन जी एक सवाल आपसे भी बनता है, मेरे पास शब्द नहीं है। नवीन जी एक सवाल आपसे भी बनता है। चलिए आपके कार्यकर्ता हैं, आप भी एक बड़ी पार्टी बन के वहां पे बैठे हुए हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं आप, ठीक है। आपने कहा हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, ठीक है, माना, आपकी बात मानी। दूसरी चीज, आपके मतलब आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, आप लोग दावा करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आपके प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। नरेंद्र भाई नरेंद्र भाई कोरोना महामारी पूरे देश में चल रहा है जी। 135 करोड़ जनता को बचाने के लिए भारत की सरकार, तमाम एजेंसी, तमाम मंत्रिमंडल के लोग और मेरे मुख्यमंत्री, लेकिन ये बात भी आश्चर्यजनक है कि आपके शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पे हमला हो जाता है, आपके यहाँ सांसद की गाड़ी पे, आपके सांसद की गाड़ी पे हमला हो जाता है, जेपी नड्डा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी पे हमला हो जाता है, आपके केंद्र से एक दल जाता है उस पर हमला हो जाता है, और आप लोग चुपचाप बैठे हैं, मतलब हमले करवा रहे हैं अपने ऊपर। कोई देखिए नरेंद्र भाई, हम लोग कोई हमले नहीं करवा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता संभले हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता को कहा गया है कि आपस से आप बाहर ना हो, समाजवाद और राष्ट्रवाद को मानने की जरूरत है। आपने कभी देखा होगा कि चंबल के डकैत में, आपके ग्वालियर के बगल में मध्य प्रदेश में चंबल है, किसी चंबल के डकैत के घर में डकैती करते आपने देखा है क्या? इस राज्य में जिस ढंग से हिंदू और मुसलमान के बीच में जो खाई ममता बंदोपाध्याय, इनकी सरकार और तृणमूल के लोगों ने बो दिया है,
तुष्टीकरण और राष्ट्रवाद के ऊपर तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर राष्ट्रवाद पे जिस ढंग से इन लोगों ने एक धापा लगाया है, ये निश्चित तौर पे पूरे हिंदुस्तान के संस्कृति के लिए तो छोड़िए आप, भारत के संविधान और राष्ट्रवाद के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ये फरीद भाई भी बोल रहे थे, हत्या करने वाले इनके लोग, रेप करने वाले इनके लोग, गांव में आग लगाने वाले इनको लोग, भारतीय भाजपा के लोगों को जबरन उठा करके तृणमूल कांग्रेस झंडा पकड़ाने वाले इनको लोग, पुलिस को जबरन थाने में गाली देने वाले लोग, अपराधियों को लॉकअप से छुड़ाने वाले लोग, और एसपी से लेके एडीजी, डीजी और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी तक को भयभीत करके उनके पद से हटाने वाले लोग इनके हैं। क्योंकि इनका चरित्र ही, इन तृणमूल कांग्रेस का जन्म ही हुआ था कांग्रेस रूपी जो भ्रष्टाचारी कोख थी, उस कोख से। तो जिस भ्रष्टाचारी कोख से, जो हिंदुस्तान में कांग्रेस इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, तो उसके संतान तृणमूल ने वास्तविक चरित्र अपना दिखा दिया पश्चिम बंगाल के राजनीति में। आज यही कारण है। तो कभी आपने चंबल के डकैतों के घर में डकैती होते हुए आपने देखा नहीं होगा। सारे करने वाले ये लोग हैं। बीजेपी के कार्यालय फरीद जी, एक सवाल फरीद जी मेरे मन में उठ रहा है, और मेरे ख्याल से मैं कई दिनों से जब से सुन रहा हूँ बंगाल में हिंसा की बातें, जो भी चीजें हैं, फरीद जी एक बात होती है, जैसे कि कोई भी पार्टी होती है, पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टियां जो भी होती हैं, उनकी अगर कहना चाहिए कि कोई ऐसी बात सामने आती है तो उसको डिफेंड करती हैं, वो डिफेंड करने के लिए आती हैं। उनका कहना होता है कि साहब ऐसा नहीं हुआ, ऐसी ऐसी चीज़ें थी। आप लोगों पे लगातार हिंसा के आरोप लगाए जा रहे हैं, तुष्टीकरण के आप लोगों पे आरोप लगाए जा रहे हैं। उसके बाद कहा जाए तो जब प्रधानमंत्री पहुंचे, सब घटनाक्रम सबको पता है क्या हुआ था। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की छवि गलत बन रही है देश में, और ममता बनर्जी को सामने आकर इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि भाई ऐसा मुद्दा था। ममता बनर्जी इतनी अहम में, अहंकार में आ गई हैं जीत के बाद में कि प्रधानमंत्री के ख्वाब देखने लगी है। एक मिनट नवीन जी जवाब दे लेने दीजिए फरीद जी को। मैंने उनसे क्वेश्चन किया है, तो आप बताइए ना कि आपने कहा चलिए दिल्ली की राह, दिल्ली ठीक है, लेकिन दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी छवि बना रहे हैं, आप क्या मतलब कोई हैदराबाद की वो पार्टी तो है नहीं कि इस तरीके से आपके यहाँ से बयानबाजी जाए। आपके यहाँ से बयान नहीं जाते हैं, आपके यहाँ से तो काम जा रहा है, दिख रहा है देश भर को, देश देख रहा है उसको। अब हमें तो यहाँ बैठ के ये लगता है कि बंगाल में तो डर लगे आदमी जाने के लिए, डरे लोग वहाँ पे जाने के लिए। भाजपा को समझ रहे हैं। नवीन जी प्लीज जवाब ले लो जी। जवाब दे लेने दीजिए या मैं उठ के चला जाता हूँ। हाँ जी, नहीं बोलिए आप। नवीन जी से जब वो बोल रहे थे तो मैं चुप बैठा हुआ था, तो वो सवाल भी वही करते हैं। नहीं आप जवाब दीजिए मैंने आपसे सबसे पहले मैं नवीन भाई से चालू करूंगा सर, फिर उसके बाद आपका भी जवाब दे रहा हूँ। नहीं कि नवीन जी ने मुझे बताया और आपके माध्यम से पूरे देश को बताने की कोशिश की है जी, ये बंगाल श्री रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, नजरुल इस्लाम की धरती है, रामकृष्ण परमहंस की धरती है जी। तो नवीन जी को ये भी समझना चाहिए इस धरती के कुछ उसूल भी हैं। यहाँ पर लोग बहुत सीधे और सरल लोग होते हैं और झूठ और प्रचार और गलत बातें बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है। नवीन जी इस नेशनल चैनल पर आके बैठ के झूठी बातें बोलकर चले जाएंगे और ये चैनल वो लोग भी देखते हैं, वो बंगाली लोग भी देखते हैं, इसीलिए वो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती, उनको सही से निकाल देते हैं। अब तो मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं जो बदनामी हो रही है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, अगर कौवा बोलता है, कोई बोलता है कि कौवा कान लेकर चला गया, तो हम तो पहले अपना कान देखेंगे, कौवा को देखेंगे। तो बंगाल जानता है कि ममता बनर्जी क्या कर रही है। बंगाल में शांति है, बंगाली लोग हमसे खुश हैं। हमने जो इलेक्शन से पहले जो वादे किए, हम उनको वो काम कर रहे हैं। जो भी बातें बोली हम पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरह से कोविड परिस्थिति का हमने मुकाबला किया, प्रधानमंत्री जी तो छुप गए थे, अभी जब परिस्थिति अच्छी हुई है फिर वो आ गए मीडिया के सामने, तो वो गायब हो गए थे। और जिस तरह से हमारे पास ये चक्रवात तूफान आया है, हमने उसका मुकाबला किया है, हम वो सारा काम कर रहे हैं। बंगाल की जनता हमको देख रही है और इसी तरह से देश की जनता भी हमको देखेगी। हमने नहीं बोला, देश की जनता को हमारा काम पसंद आएगा। देश का विपक्ष अगर चाहेगा कि ममता बनर्जी को सामने लाना है तो हम आएंगे। हमारी इतनी बड़ी पार्टी नहीं, हमारा पूरा देश में संगठन है। हम संगठन धीरे धीरे हर जगह बना रहे हैं। हम छीन कर कोई चीज लेना नहीं चाहते हैं। देश अगर चाहेगा तो ममता बनर्जी देश के लिए काम करेंगी, देश अगर नहीं चाहेगा तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में बंगाल में काम करेंगी। हमको अपने काम पर विश्वास है, ममता बनर्जी को, तृणमूल पार्टी को अपने काम पर विश्वास है। अगर हम अच्छा काम करेंगे लोग हमें चाहेंगे, सराहेंगे। सिर्फ बीजेपी का एक प्रवक्ता या बीजेपी वाले अगर आके हमको बोल देंगे, उनके बोलने से तो देश नहीं चलेगा। उन्होंने मध्य प्रदेश का चलाया, जनता बोल रही है,
आज के भय और आतंक से लोग बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने भय और आतंक का माहौल बना दिया है। मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, ये तो हिंदुओं के भी नहीं हो रहे हैं। पूरी हिंदू लोग पश्चिम बंगाल में ये नहीं दे रहे हैं, हिंदू लोगों को द्वारे सरकार दिखा करके कार्यकर्ताओं की हत्या, खेत भी जा रही है। वैक्सीनेशन के नाम पे कार्यकर्ताओं की हत्या, पश्चिम बंगाल की राजनीति को मीडिया की तरफ बना रही है। बंगाल की जनता नहीं माफ करेगी आपको समय आने पे। नवीन जी छोड़ दीजिए, जनता ने अभी 1 महीना पहले हमको वर्डिक्ट दे दिया है। जनता 2 तारीख के बाद ही अफसोस कर रही है कि हमने किसको मैंडेट दिया है। 2 तारीख के बाद में आप लोगों ने जिस दिन लीबिया और सीरिया बनाने का काम पश्चिम बंगाल को किया है ना, सरकार पश्चिम बंगाल की जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन फरीद जी मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। फरीद जी मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। फरीद जी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ठीक है, आप दोनों मित्र हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन मेरी बात का जवाब तो दे दीजिए। फरीद जी मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। देखिए फरीद जी, अगर मैंने सिंपल सी बात की थी और सरल सा क्वेश्चन था, फिर से दोहराऊंगा कि किसी पार्टी के खिलाफ अगर किसी पार्टी पे किसी भी तरीके का कोई भी लांछन लगाया जाता है, राजनीति में किसी के ऊपर कोई भी लांछन लगाया जाता है तो सबसे पहले उस चीज का जवाब दिया जाता है। आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हमने उस बात का जवाब नहीं दिया, मैंने आपसे कहा हिंसा के आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं, तुष्टीकरण के आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं, घुसपैठ के आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, वहां पे ये कहा जा रहा है इज्जत लूटी जा रही है, वहां पे बलात्कार किए जा रहे हैं। वहां पर जब इतने सारे आरोप लग रहे हैं तो ममता बनर्जी क्यों सामने आकर आंकड़े नहीं दिखाती हैं? सर मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि तुष्टीकरण की यहाँ राजनीति नहीं होती है, आम इंसान की राजनीति होती है। काम को मैंने एक पत्रकार के नाते बहुत कुछ सुना है, आप समझिए बात को। सर बलात्कार हो रहा है, अगर मर्डर हो रहे हैं तो ये लोग लेकर आए, हम लोगों से मुकाबला करेंगे। सिर्फ झूठे आरोप करने से और हम जाके ममता बनर्जी आपके मुख्यमंत्री तो शब्द नहीं मिल रहे हैं और आप डेली चैनल पे बोल रहे हैं कि लिस्ट लिस्ट आपके नहीं है, आपके आईजीडीजीपी के पास लिस्ट नहीं है। नवीन जी चलिए आप बोल लीजिए। नवीन जी फरीद जी को बोलने दीजिए, आप बोल लीजिए। पाप में जो है आपका लगा रहा था। चलिए आप बोल लीजिए नवीन जी। फरीद जी 1 मिनट आप सुन लेते हैं नवीन जी क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। हाँ बोलिए नवीन जी। चीफ सेक्रेटरी को केवल भयभीत होकर के कि इनके पापों को फल को रिटायर के बाद वो खोल न दे, इस भयभीत होकर के इन लोगों ने 2.5 लाख की नौकरी 3 साल के लिए दिया है और मुख्यमंत्री का उसको एडवाइजर बनाया गया है अलग बंदोबस्त को, कि इनके तमाम पापों में शामिल है। एक पश्चिम बंगाल के दर्जनों करोड़ जनता को तो संभाल नहीं पा रहे हैं और ये प्रधानमंत्री और देश के दूसरे जगह संगठन बनाने की बात कर रहे हैं। चलिए नवीन जी अब हम फरीद जी की बात सुन ले। नवीन जी फरीद जी की बात सुन ले। आज तक एक भी दाग नहीं लगा है, आप उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जो आपके काम नहीं आया, जो आपके हुआ तो आप उसको बदनाम कर दो, जिसको आपने जिंदगी बुलाया नहीं गया उसको बदनाम कर दो। 35 साल के करीब में बता रहा हूँ, एक दाग नहीं लगा है। आज ये भाजपा लोग उनके कॉलर में दाग लगाने का काम कर रहे हैं। अरे ओएसडी किसके पास नहीं है? आपके प्रधानमंत्री के डिपार्टमेंट में नहीं है, इलेक्शन कमीशन में नहीं है, हर जगह ओएसडी होते हैं। आज हमने अगर उनको ओएसडी बना लिया तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आदमी रिटायर नहीं करता है, उससे पहले आप उसको ओएसडी बना दे रहे हैं और एडवाइजर बना दे रहे हैं। खैर वो बात अलग है, लेकिन फरीद जी एक बात और है। एक प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए फरीद जी एक प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए, तारीफ आपने नहीं की, उसको आप तो छुपा गए। हमने तो हरे कृष्ण दोनों फिर से लगाइए फरीद जी। एक प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की अगवानी करनी चाहिए थी। अगर वो आपके प्रदेश में पहुंचे थे और वो इसलिए पहुंचे थे कि वो जो आपके यहाँ तूफान आया था उसका जायजा लेने पहुंचे थे, वहाँ एक मीटिंग ले रहे थे कि कितना नुकसान हुआ, उन्होंने हवाई दौरा भी किया था। तो आपको नहीं लगता कि एक प्रोटोकॉल के तहत ही कम से कम मुख्यमंत्री को पहुंचना चाहिए था वहाँ पे? देखिए सर, वो कुछ मैं बता रहा हूँ आपको कि ये तिल का ताड़ बन गया, ऐसी कोई बात नहीं थी जी। कुछ जो प्रधानमंत्री का नहीं, देखिए अब ये देश में तो यही मैसेज गया ना कि ममता बनर्जी को अहंकार हो गया है। एक पद था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा नहीं रहेंगे, कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो रखनी थी ना। नहीं बिल्कुल सही। देखिए
ऐसी कोई न किसी का कोई इरादा था। मुख्यमंत्री वहां पहुंच गई थी जी। जो जिस तरह से सिविल एविएशन का जो दस्तूर है, प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल है, फ्लाइट आने से पहले आधे घंटे पहले एयर में सब कुछ बंद कर दिया जाता है, उस वजह से शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया था। वो बातचीत पूरी क्लियर हो चुकी है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ क्लियर हो चुका है जी। और हमारा या हमें हमारे मुख्यमंत्री का या हमारे चलिए ठीक है, ये आपने कहा क्लियर हो गया, लेकिन मुख्य सचिव को अगर दिल्ली तलब किया गया था तो राज्य सरकार ने अनुमति क्यों नहीं दी? जिस तरह बोल न खोल दे अलग बंदोबस्त है, इसलिए उसको एकदम पूरा नजरबंद करके रखे थे अपने पास ये लोग। नवीन जी, सवाल जब आपसे हो तो आप जवाब दें, मुझसे जब हो तो मैं दूंगा। नवीन जी एक मिनट रुक जाइए, फरीद जी से जवाब ले लेता हूँ। फरीद जी बोलिए फरीद जी। देखिए 31 तारीख के दिन उनको बुलावा था जी। अब ये तो चीफ सेक्रेटरी के ऊपर है कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो एक आला अधिकारी है, उनके मन में क्या हम तो नहीं जानते। उनको बुलाया गया था, उसी दिन उनका रिटायरमेंट था, तो शायद उन्होंने रिटायरमेंट लेना ज्यादा अच्छा समझा। ठीक है, उन्होंने 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा था कि इनको, क्योंकि कोविड फरीद खान साहब चीफ सेक्रेटरी के प्रवक्ता के रूप में मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट नवीन जी एक आपसे क्वेश्चन है। नवीन जी मेरी बात का, नवीन जी एक मिनट मेरा सवाल सुनिए आप। बंगाल में जैसे आपका कहना है कि बंगाल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है बंगाल में? क्योंकि बंगाल में खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के ये बोल रहे हैं कि भाई हमें वापस ले लो टीएमसी में, हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते थे, अब हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बैनर लेके निकल रहे हैं सड़कों पे, हमने सुना है। मुझसे पूछे नरेंद्र भाई? हाँ आपसे पूछा है नरेंद्र भाई। एक तो ये ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस पार्टी और सीपीएम नहीं है भारतीय जनता पार्टी जी। कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने और सीपीएम के लोगों ने तृणमूल के हाथों पार्टी कार्यालय का ताला और चाबी तो दे ही दिया है, अपने नैतिक चरित्र को भी इन लोगों ने भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मरना पसंद करेंगे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस जैसे पॉलिटिकल पार्टी के दामन थामना नहीं चाहेंगे। अगर कुछ लोग जाने आने वाले हैं तो वही लोग हैं जो इनके खाली में खाए थे, इनके यहाँ छेद के थे, हमारे शरण में थे, और अब जब इनकी स्वार्थ स्थिति हमारे यहाँ नहीं हो रही है तो वहां जाने को तैयार है। या लोग तृणमूल कांग्रेस के लोग उनको लोभ दे रहे हैं या उनको डरा धमकाए हैं प्रशासनिक व्यवस्था से। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारी किसी भी विचारधारा का कार्यकर्ता हो, वो तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय जो तख्तियां लेके सड़कों पे घूम रहे हैं, वो कौन लोग हैं? ये सब कोई भी लोग हमारे पार्टी के जाने वाले लोग नहीं है। मैंने सोनाली गुहा जी का 3-4 दिन से सुना कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पैर पकड़ना चाहा, उन्होंने रोना चाहा, मछली पानी भी